सोनू तब 10 साल का था जब उसके साथ ये घटना घटी थी और आज सोनू 22 साल का है। उसे आज भी याद है वो मार्च का महीना था और उसकी छोटी बुआ की शादी थी। सोनू की बड़ी बुआ को और सोनू के परिवार को शादी से 1 महीना पहले ही बुलाया गया था। उसे हर तरह की जानकारी पता करने का बड़ा शौक था। कहते हैं ना, वो बड़ा ही जिज्ञासु लड़का था। तो सोनू को गांव आए हुए अभी 5 दिन ही हुए थे और उसका गांव में एक लड़का काफी अच्छा दोस्त बन चुका था जो सोनू से 1 साल छोटा था। गांव में सोनू उसके साथ पूरा गांव घूम रहा था। तभी बड़ी बुआ के छोटे बेटे और सोनू ने उस गांव वाले दोस्त के साथ मिलकर प्लान किया कि उस गांव के पास वाले जंगल से खरगोश पकड़ कर लाएंगे और यहाँ से जाते वक्त वो खरगोश अपने साथ ले जाकर पालेंगे। वो तीनों एक शाम गांव से निकलकर पास के घने जंगल में पहुंचे और उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। बारिश जैसा मौसम हो रहा था, इसलिए अचानक बरसात भी शुरू हो गई और अंधेरा भी बहुत जल्दी हो गया। सोनू और बाकी घर के लोग घर जाने की सोच रहे थे और उन्हें घर जाना भी तो था। तो वो लोग खरगोश पकड़ने का प्लान रद्द करके वापस घर की ओर निकल गए कि तभी सोनू के गांव वाले दोस्त ने कहा, अब मुझे एक जगह पता है जहां काफी खरगोश मिल सकता है, शायद वहां मिले। और ये बात सोचकर वो तीनों उस घने जंगल की तरफ बढ़ गए। सोनू और उसके फुफेरे भाई को पता नहीं था कि वहां पर कोई कब्रिस्तान भी है। सोनू का दोस्त आगे चल रहा था और सोनू और उसकी बुआ का लड़का उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जहां पर से कब्रिस्तान शुरू हुआ था वहीं पास ही में एक पुरानी बावड़ी बनी हुई थी। उन्होंने दौड़कर वो चूनर उठा लाया और उस कब्र पर वापस से उसे ओढ़ा दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जिससे कि वो चूनर हवा में ना उड़ जाए। उसके बाद वो तीनों वापस आ रहे थे। तभी उस बावड़ी के अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई तो सोनू दौड़कर उस बावड़ी की तरफ गया। गांव वाला दोस्त गुस्सा करते हुए बोला, उस तरफ मत जाओ, वहां अक्सर काला जादू करता है। पर हमारे सोनू के लिए तो ये सब बिल्कुल नया था, इसलिए वो और उसकी बुआ का लड़का उस कुएं के अंदर झांक कर देखने लगे और उन्होंने देखा कि उस बावड़ी के अंदर एक इंसानी कंकाल जैसा कुछ पड़ा हुआ है और उस कंकाल पर चावल, कटा हुआ नींबू और सिंदूर भी पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि उस कंकाल पर एक काला सांप रेंग रहा था। वो नजारा वाकई में उस मौसम के साथ काफी डरावना लग रहा था। सोनू जोर से चीखा और उसे एक झटका सा लगा और वो वहां से भागने लगा। उसके दोस्त को भी कुछ समझ नहीं आया, पर वो दोनों भी सोनू के पीछे पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते उनकी नजर उस बावड़ी के पास पड़ी जहां थोड़ी देर पहले एक लड़की बैठी रो रहे थे। पर उस वक्त वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन वो चूनर उस जगह पर पड़ी हुई थी जिसे सोनू ने कब्र पर पत्थर के नीचे दबाया था। वो तीनों बेतहाशा दौड़ते रहे और उनकी दौड़ तब तक नहीं थमी जब तक कि वो तीनों गांव नहीं पहुंचे। सोनू के गांव वाले दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो घर पर मत बताना, नहीं तो तुम्हारे घर वाले मुझे बोलेंगे कि मैं तुम लोगों को वहां लेकर गया था। और उसके बाद वो तीनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस हादसे के कुछ वक्त बाद सोनू थोड़ा स्थिर तो हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ अभी क्या घटने वाला है। उस रात सोनू खाना खाकर अपनी बड़ी बुआ के छोटे बेटे के साथ बातें करते करते सो गया।
रात के 2 बजे सोनू की अचानक नींद खुली। कोई आवाज उसके कानों में गूंज रहे थे, इस वजह से उसकी नींद टूटी। पूरे कमरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा पर वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आवाज बराबर आ रहे थे। डर के मारे सोनू को बाथरूम आ गई, लेकिन उनके गांव में घर के अंदर टॉयलेट नहीं था, जिस वजह से उसे घर से बाहर जाना ही पड़ा। उसने भाई को जगाया, लेकिन भाई गहरी नींद में सोया हुआ था। इसलिए जब सोनू से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो खुद ब खुद डब्बा उठाकर घर के बाहर सामने मैदान में जाकर बैठ गया। पेट हल्का करके जब सोनू वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बढ़ते हुए उसके साथ साथ चल रहा था। पीछे पलटकर देखने की सोनू की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी वहां बहुत घना अंधेरा था। हालांकि सोनू के हाथ में एक टॉर्च थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थे कि वो पीछे घूमकर टॉर्च मार कर देखे कि आखिर यह आवाज किसकी है चलने की। मगर फिर भी उसे डर तो लग ही रहा था और दिमाग में एक सवाल भी आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए उसका पीछा कर कौन रहा है। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली, मगर जैसे जैसे वो तेज हो रहा था वैसे वैसे उसके पीछे से किसी और के चलने की आवाज भी तेज होती जा रहे थे। अब सोनू से रहा नहीं गया। उसने टॉर्च की लाइट जलाई और पीछे मुड़कर देख लिया, मगर वहां पीछे कोई नहीं था। दूर दूर तक बस मैदान और खेत, उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। सोनू को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं उसके कान खराब तो नहीं हो गए। उसने साफ साफ किसी और के भी कदमों की आवाज सुनी थी। अब उसे डर लगने लगा। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अभी उसने टॉर्च की मध्यम सी रोशनी के सहारे दौड़ना शुरू किया ही था कि तभी एकदम से उसके सामने कोई आ खड़ा हुआ। वो एकदम से ठिठक कर रुक गया। उसने सिर उठाकर टॉर्च की रोशनी के साथ जब ऊपर देखा तो पाया कि वो एक लड़की है। वही लड़की जो शायद उस कब्रिस्तान के पास बैठकर रो रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस लड़की के चेहरे पर डाली तो उसका चेहरा देखकर सोनू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी सफेद थे और चेहरे पर जगह जगह से कटे फटे के निशान थे। उसका पूरा चेहरा ऐसा था जैसा किसी आम इंसान का तो हो ही नहीं सकता। उसके हाथ पैर भी बिल्कुल सड़े सड़े से दिखाई पड़ रहे थे और तो और उसके दोनों पैर भी पीछे की ओर मुड़े हुए थे। सोनू समझ गया कि हो ना हो ये लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि ये कोई प्रेत आत्मा है। मगर अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बचकर अपने घर कैसे पहुंचे। मगर सोनू वो डरा नहीं। उसने हिम्मत दिखाई और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके ऐसा करते ही वो लड़की एकदम से पीछे हटने लगी और फिर थोड़ी दूर जाकर हवा में कहीं गायब सी हो गई। इसके बाद तो सोनू ने ना आव देखा ना ताव। वो सीधे दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और जाकर वो रजाई में दुबक गया। मगर वो सब क्या था ये आज तक सोनू को समझ में नहीं आया। क्या वो सच था या बस एक सपना? खैर, सोनू आज 22 साल का है, मगर आज भी वो रात याद करते ही वो डर के मारे कांपने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम अमन खान। मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बीवी है और 2 छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, वो हर समय मेरे जहन में तैरती रहती है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में ही है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में सिहरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 90 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल लाकर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बाद बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का करीब 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक जो रास्ता गांव के दाएं तरफ से होकर जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहां से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करते थे। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस दूसरे रास्ते की तरफ से एक बार ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी जिंदगी बदल गई। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं उस रास्ते पर गया था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर जाने से मना करती है।
नौजवानों की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूंगा और उसी रास्ते से निकलूंगा जहां माँ मना करती थी, और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल दिया और गांव के दाहिनी तरफ से मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी जहां से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब मैं उस तरफ चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहां पर झाड़ियां बहुत है। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊंगा और झाड़ियां काट लूंगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियां थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहां से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। फासले पर अमूमन मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में ही वहां पर पहुंच गया। मैंने सोचा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग 1 नंबर के बेवकूफ़ हैं। वो यहाँ से आने की वजह लंबे रास्ते से होकर आते हैं और इस रास्ते पर बेवजह ही डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। वो एक सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए, बोले कि मैं बड़ा जल्दी आ गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया। मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहां पर जाते हुए मजा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी ही धुन में बहुत तेजी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज थी और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज लग रहे थे मगर पानी नहीं था। ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रहे थे। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। रात हो चुकी थी। आज मास्टर जी काफी देर तक पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं, कौन सा मास्टर जी या फिर घर वाले शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंधेरे की वजह से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में एक और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में कौन रहता होगा? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरे कदम उस घर की ओर मुड़ गए। मुझे पता ही नहीं चला। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। सोचा कि हो सकता है घर में कोई ना हो। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो या कोई ना भी हो, पानी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से बहुत तेजी से निकला। क्योंकि मैं सोच रहा था, उसके अचानक निकल जाने पर मैं पूरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा कि वो सिर्फ एक काली सी बिल्ली थी जो दरवाजे के पास से थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी
उसी में से घर के अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि मैं बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर पर कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई। शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ पानी का गिलास लिए मेरे सामने हाजिर थे। उसने चेहरा नहीं दिखाया। मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हाथ इतना खूबसूरत, इतना गोरा था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये पानी कुछ अजीब सा है। उसकी गंध थोड़ी अजीब सी है और थोड़ा चिपचिपा सा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अंधेरे में उस गिलास के नीचे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने वो गिलास झुकाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून था। मैंने गिलास वहीं फेंक दिया। तभी अचानक से दरवाज़ा पूरा खुला और वो खूबसूरत हाथ जिसका था, मुझे उसका चेहरा नजर आया। वो चेहरा मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो कुछ भी था वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। सिर पर बाल आधे जले हुए और चिपके हुए थे। बस वो हाथ ही था जो थोड़ा खूबसूरत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ यूं ही पड़ा रहा तो फिर मेरी जान जाएगी। मैं जल्दी से ज़मीन पर से उठा और गिरते पड़ते भागते हुए अपनी साइकिल के पास आया और जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बता दी। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने अंदर उस चीज़ को रख नहीं सका। जिसके बाद पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बताया कि दरअसल उस रास्ते पर उस चुड़ैल का वास है। वो उसी झोपड़ी में रहती है और लोगों को मार डालती है। जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे गले में मौलवी साहब का दिया हुआ वो ताबीज़ था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। मगर वो चेहरा, वो पूरा घटना मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया और ये काफ़ी सालों तक चला। मैं बहुत ही परेशान सा रहने लगा था। रातों को नींद नहीं आते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया।